डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था इररिकवरेबल डेट्स, और इसी का एक और नाम था, पुराना नाम था बैड डेट्स। आज हम इसमें दूसरा पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बारे में मैंने आपको मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से यानी तफसील से बात करने जाएंगे। अच्छा भाई, ये समझने से पहले हम एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल समझते हैं। एक उसूल है अकाउंटिंग में जिसे आगे जाकर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यानी प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कभी भी आप अपना एसेट या प्रॉफिट, इसको आप ओवर स्टेट ना करें। ओवर स्टेट से मुराद है, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो गया तो इसे ज़्यादा ना करें, इसे कम कर दें। ठीक है, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू ये नहीं, ज़्यादा नहीं, कम होनी चाहिए, तो उसे कम कर दें। बेशक वो बाद में होगा लेकिन अभी उसे कम कर दें। और इसी तरीके से अगर आपके कारोबार में कोई लॉस होने वाला है या कोई लाइबिलिटी आपके पास आने वाली है, अभी आई नहीं है, इन फ्यूचर आने वाली है, तो उसे आप अंडर स्टेट ना करें, नहीं उसे अंडर एस्टिमेट ना करें, उसे आप पहले से रिकॉर्ड करके बैठ जाएं। सर बात समझ में नहीं आई? ओके। इस कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि आपको अगर लगता है कि मेरा एसेट जो मेरे पास है, अभी हम सिर्फ एसेट के बारे में बात करते हैं, बाकी प्रॉफिट लाइबिलिटीज़ के बारे में बहुत डिटेल से हम इसके आखिर में एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से, वहाँ बहुत तफसील से मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ एसेट के बारे में बात करता हूँ, ठीक, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एसेट से रिलेट कर रहा है अभी फिलहाल। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोडेंस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा एसेट जो है वो लिखा हुआ जो है मार्केट में, या इस मेरे मुताबिक इसकी वैल्यू ये नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू कम है, तो आप उसे लाजमी तौर पर कम कीजिए। इससे होगा क्या? जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन लिया है मिसाल के तौर पर 60,000 रुपीज़ का, तो आपके मुताबिक वो फ़ोन 60,000 रुपीज़ का है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने इसे एक साल इस्तेमाल कर लिया तो अब इसकी वैल्यू 60,000 नहीं होगी, अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 45,000 हो जाएगी, 55,000 हो जाएगी, यानी कुछ वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। तो आप पर लाजिम है कि आप अपने एसेट को कम कीजिए, यानी उसे 60,000 पर ही अपने आप को जाहिर मत कीजिए, यानी कि ये मत बताइए कि नहीं जी ये 60,000 है। तो उसे हर सूरत में आप थोड़ा सा क्या कीजिए, कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एसेट पुराना हो चुका है, पुराना हो गया तो उसकी वैल्यू लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ गिरेगी। अगर आप उसे 60,000 पर ही लिख रहे हैं तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप अपने आप को गलत वैल्यू बता रहे होंगे, यानी आप जो है वो गलत फैसले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये माइंड में रख के बैठेंगे भाई मैं अभी 60,000 का मालिक हूँ, जबकि आप 60,000 के मालिक नहीं होंगे। तो ये प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि कोई भी एसेट जो है ना उसे आप ज़्यादा रिकॉर्ड ना करें। जैसे ही आपको लगे कि नहीं एसेट कम होने वाला है तो उसे लाजमी तौर पर कम कीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने एसेट को कम रिकॉर्ड करेंगे तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। मिसाल के तौर पर मुझे अपने तमाम स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करनी है 20,000 रुपीज़, डॉलर्स नहीं रुपीज़, 20,000 रुपीज़ मुझे अपने तमाम स्टूडेंट से फ़ी कलेक्ट करनी है। तो मेरे माइंड में क्या है कि भाई 20,000 रुपये अभी आएंगे, उसी 20,000 रुपये में से मैं अपने टीचर्स को सैलरी दूंगा, उसी 20,000 रुपये में से मैं रेंट दूंगा, उसी 20,000 में से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करूंगा, उसी 20,000 रुपये में से मैं जो है वो इंटरनेट का बिल पे करूंगा, जो बचेगा वो मेरा हिस्सा हो जाएगा। तो मैं पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि रेंट कितना है, टीचर की सैलरी कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अंदाजन कितना आता है और बिजली का बिल कितना होता है, तो उस 20,000 रुपये के हिसाब से वो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, और ऐसा होता है कि तमाम स्टूडेंट फीस जमा करवाते हैं। कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो है वो हर महीने एक दो स्टूडेंट जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो छोड़ कर जाते हैं। लाजमी ऐसा है हमारे साथ, ऐसा हमारे साथ क्या हर जगह पर ही ऐसा होता है। तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हमारे छोड़ कर जाते हैं, सही किसी भी रीज़न की वजह से, कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी सर हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और कोई इश्यूज़ हो सकते हैं कि सर मैं इस साल कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, या और भी कोई वजूहत हो सकती है। बहरहाल तो कोई स्टूडेंट, दो स्टूडेंट अगर छोड़कर चले जाते हैं तो, और मैं माइंड में रख के बैठा हुआ हूँ कि 20,000 रुपये ही आने मेरे पास, तो मैं 20,000 रुपये के हिसाब से प्लानिंग करके बैठा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं यार एक दो स्टूडेंट जो वो छोड़कर जाएंगे, यानी कुछ हज़ार रुपये जो है वो मेरे काम आएंगे। तो मैं अपने रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल पैसा लेना है मुझे आपसे, ट्रेड रिसीवेबल क्या है मेरे लिए? एसेट है। तो अगर मैं अपने एसेट को 20,000 पर ही बुक करके बैठ जाऊँ, रिकॉर्ड करके बैठ जाऊँ, और ये माइंड में रखूँ कि 20,000 ही आएंगे, तो मैं गलत फैसले करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये माइंड में रखना चाहिए कि नहीं सर 20,000 तो है, लेकिन 20,000 पूरे नहीं आएंगे, इसमें से लाजमी तौर पर मेरा कुछ ना कुछ उधार डूबेगा, लाजमी तौर पर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 20,000 में से शायद $2,000 या 2,000 रुपीज़ जो वो मुझे नहीं मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे मुझे? 18,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये डूबे नहीं है अभी, मतलब ये पैसा अभी आप कस्टमर लेकर भागा नहीं है, आई मीन मेरे स्टूडेंट्स भागे नहीं है अभी, लेकिन मैं पहले से एस्टिमेट कर रहा हूँ। इससे इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अब मैं अपने आप को बताऊंगा कि नहीं भाई मुझे 18,000 रुपये मिलेंगे। मुझे 18,000 में से मुझे बिजली का बिल भी पे करना है, बाकी तमाम अखराजात भी पे करना है।
टीचर्स को सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है और इंटरनेट की जो अमाउंट है वो भी पे करनी है। तो अब अगर 18,000 में सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरे नहीं होते तो फिर मुझे अपने पास से कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं माइंड में रख के बैठा हूँ कि 18,000 रुपये ही मुझे रिकवर होंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके एग्जाम्स होने वाले, हम और आपके पेरेंट्स शुरू से कहते हैं बेटा तैयारी करके रखे, तैयारी करके रखे। आपने बोला सर छोड़े पहले से क्या तैयारी कर करके, एंड टाइम पे हम तैयारी करेंगे बिल्कुल आखिरी दिन। अब जब आप आखिरी दिन तैयारी करते हैं तो क्या होता है, ओह सर 20 चैप्टर एक साथ है, 18 चैप्टर एक साथ कैसे पढ़े 4 दिन के अंदर, बहुत मुश्किल हो रही है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, हम तो शुरू से कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो। तो अगर आप शुरू से तैयारी करके रखते हैं कि नहीं सर मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आप उतना पढ़ते रहते तो आइन टाइम पर आप पर बर्डन नहीं आता। बिल्कुल यही प्रोडेंस कॉन्सेप्ट है कि आप पहले से ना अपने एसेट को आहिस्ता आहिस्ता कम करते रहिए। आई मीन पहले से जो है ना ये माइंड में रखते रहिए कि नहीं भाई मेरा अकाउंट रिसिबल जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा इसमें से डूबेगा। अगर आप ये माइंड में रख के अरेंजमेंट करते रहेंगे तो आपका जब पैसा डूबेगा तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। लेकिन आपने माइंड में रखा सर छोड़े सर कोई पैसा नहीं डूबता, जब डूबेगी तब की तब देखी जाएगी। जब डूबा आपका पैसा एक साथ, लो भाई आप तो प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि भाई 20,000 मिलेंगे, 20,000 में से खर्चे देंगे। अब तो आपने ये प्लानिंग ही नहीं की थी कि कुछ पैसा डूबेगा भी। जब ये प्लानिंग ही नहीं की थी तो आपके पास डूबने के हिसाब से कोई आपके पास कोई बैकअप मौजूद नहीं है कि आप उस डूबे हुए पैसे को अपने कारोबार के एक्सपेंसेस से कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पुलिस कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जब आपको लगता है कोई एसेट डूबने वाला है, तो एसेट कम होने वाला है, तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। सही, किसी भी एसेट को अपने ज़्यादा मत शो कीजिए, अपने एसेट को कम शो कीजिए। ठीक, तो डाउटफुल डेट्स क्या है? डाउटफुल डेट्स के मैंने पिछले लेक्चर में हमने बता दिए थे कि वो अमाउंट जो आपको लगता है अभी डूबा नहीं है, डाउट है कि ये पता नहीं सर ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कोई कस्टमर आपको टाल रहा है, पैसे देने से मना नहीं कर रहा लेकिन दे भी नहीं रहा, टाल रहा है, सर कल ले लीजिएगा, सर एक हफ्ते बाद ले लीजिएगा, सर एक महीने बाद ले लीजिएगा, टाले जा रहा है टाले जा रहा है। तो फिर वहां पर जो है वो डाउट क्रिएट हो जाता है कि सर पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आपको लगता है कि यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है तो फिर आप उस कस्टमर के लिए, या जितने भी कस्टमर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं एक हो दो तीन भी कस्टमर्स हो सकते हैं, तो आप उसके लिए पहले से बैकअप प्लान कर लेते हैं। यानी कि तैयारी करके बैठ, आपने पिगी बैंक पढ़ा है, गुल्लक, जिसे हम जब छोटे थे हमारे दौर में तो गुल्लक होता था। तो बस ये समझ लीजिए प्रोविजन वो क्या है, वो गुल्लक है। सही, तो आप फ़ौरन ही अपने एसेट के लिए, किसी डाउट के लिए आप जो है वो एक गुल्लक बनाकर रख लेते हैं और उसमें जो है वो अपनी प्लानिंग करके रखते हैं। नहीं सर ये पैसा डूबने वाला है, अब मुझे इसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, शक हो रहा है कि ये पैसा डूबने वाला है। ठीक है, अभी डूबा नहीं है लेकिन शक हो रहा है, तो उसके लिए आप तैयारी कर लेते हैं। तो उस तैयारी को हम कहते हैं प्रोविजन। डाउटफुल डेट्स किसे कहते हैं? डाउटफुल डेट्स वो उधार जिसके मिलने की संभावना, आई मीन उम्मीद, चांसेस कम नज़र आ रहे हैं आपको। और प्रोविजन किसे कहते हैं? प्रोविजन कहते हैं उसके लिए तैयारी कर लेने को। तो जो उधार अभी डूबने वाला है उसके लिए अगर मैं पहले से तैयारी करके बैठ जाऊँ तो उसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या करेगा? इसके दो काम होते हैं, एक तो ये आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है और दूसरा ये आपके एसेट्स को डिक्रीज करता है। तो जब आप कभी सुने ना प्रोविजन फॉर, तो इट मीन्स समझ जाइएगा कि ये आपके किसी एसेट को डिक्रीज करने की बात की जा रही है। यहाँ पर फिलहाल अभी इतनी बात करते हैं। जब आप लफ्ज सुनेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके किसी ना किसी एसेट को डिक्रीज करने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस अकाउंट का काम क्या है कि आपके किसी ना किसी एसेट को ये डिक्रीज करेगा और ये आपके एसेट का कहलाता है कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा कहते हैं ऑपोजिट को, खिलाफ को, यानी मेरा एसेट जो है वो कम करेगा, तो ये मेरा एसेट के खिलाफ हो गया। मेरा एसेट मेरे पास आएगा तो मेरा एसेट बढ़ता है, लेकिन ये मेरे एसेट को बढ़ने नहीं देगा, ये मेरे एसेट को हमेशा क्या करेगा, कम करेगा। तो ये इसीलिए मेरे एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट कहलाता है। अच्छा, ये कहानी मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हमने सेल की है। सेल, फिलहाल आप बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स की। तो जब क्रेडिट पर सेल करते हैं तो आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो इससे मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है? मेरा ट्रेड रिसीवेबल, मेरा उधार कस्टमर के ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस उधार में से कुछ उधार, ज़रूरी नहीं है सारा, हो सकता है इसमें से कुछ उधार मिलने की उम्मीद ना हो, तो जब मेरा उधार इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरा उधार क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उधार जब डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज करने के लिए कौन सा अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर उधार कम हो रहा है तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दीजिए। मैं ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकता, क्यों? अभी लॉजिक समझाता हूँ आपको, चलिए। अच्छा भाई, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर, आपने कस्टमर को 4,000 के गुड्स उधार पर, यानी सामान उधार पर बेचा है। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको पता है, ये मैं अब नहीं एक्सप्लेन कर रहा। जब हम कस्टमर को उधार पर सामान बेचते हैं तो इससे हमारा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है और साथ साथ हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है, यानी सेल्स भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट साइड पर, सेल्स इनकम है, इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। फिलहाल मेरे लिए जो टारगेट है वो सेल्स मेरा टारगेट नहीं है,
फिलहाल मेरा टारगेट है ट्रेड रिसीवेबल, तो मैं ट्रेड रिसीवेबल के कंट्रोल लेजर अकाउंट, सही आपके कंट्रोल अकाउंट मैंने पढ़ाए थे, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं बल्कि कंट्रोल अकाउंट, ये सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट बेसिकली यहाँ पर बनाया गया है, सही। तो सेल्स लेजर का जो कंट्रोल अकाउंट है उसमें मैंने ट्रेड रिसीवेबल को कहाँ लिखा, डेबिट साइड पर लिखा 4000 से, और रीजन क्या लिखा मैंने उसका, सेल्स लिख दिया यहाँ पर रीजन, ठीक। अच्छा भाई, इस वक्त कोई इरिकवरेबल डेट नहीं है, कोई उधार इसमें से मेरा डूबा नहीं है, सही है भाई। तो फिलहाल ये दो बातें हो गई, और कोई प्रोविजन भी नहीं बताया, ये दो अलग अलग लफ्ज है। इरिकवरेबल डेट का मतलब वो उधार जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि ये उधार डूब गया, और प्रोविजन से मुराद है वो उधार जिसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूं, सही है, ये एस्टिमेशन है। तो ये दोनों ही अभी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो सर आपने सामान बेचा है, ठीक है भाई, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी हमने कस्टमर को उधार पर सामान बेचा है, तो अभी हमें कस्टमर से उधार लेना है, तो ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड पर आ गया, ठीक। इसके बाद one customer has become bankrupt and it is decided to write off the amount owing from him $1000 as irrecoverable। भाई अमाउंट में हो सकता है गड़बड़ कर दूंगा, वो अब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये जो 4000 का जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल था, ये एक कस्टमर पर नहीं था, सपोज कीजिए 4 कस्टमर्स पे था, 4 में से मेरा एक कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, और मैंने डिसाइड किया कि उसका अकाउंट में क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। राइट ऑफ यानी इरिकवरेबल डेट, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इससे मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या हो जाएगा, इससे मेरा ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा, है ना। मेरा एक कस्टमर मेरा फरार हो गया, मतलब पैसे नहीं दे सकता, तो मेरा उसके ऊपर उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि ये कस्टमर मुझे पैसा नहीं देगा, इरिकवरेबल डेट, इरिकवरेबल का मतलब कि मैं श्योर हूँ कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो उसका जो उधार है, रिसीवेबल है, वो मैं क्या कर दूंगा, वो मैं कम कर दूंगा, रख के कोई फायदा नहीं है, तो उस उधार को मैं अपने बुक से खत्म कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। और ये पैसा क्योंकि डूब गया, श्योर हूँ मैं डूब गया, तो मेरा नुकसान हो गया, यानी मेरा एक्सपेंस हो गया, तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मेरा रिसीवेबल एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पर। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने टी अकाउंट में यानी लेजर में, तो ट्रेड रिसीवेबल के टी अकाउंट में कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड पर, तो 1000 आ गया मेरा क्रेडिट साइड पर। रीजन क्या लिखा मैंने, इरिकवरेबल डेट यानी बैड डेट, ठीक। तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल 1000 से डिक्रीज हो गया। अब मेरा ट्रेड रिसीवेबल कितना रह जाएगा, अब मेरा ट्रेड रिसीवेबल रह गया है 3000, यानी अब मुझे अपने कस्टमर से पैसा लेना है 3000। 4000 लेने थे, लेकिन 4000 में से $1000 नहीं मिलेगा, तो एक्चुअली मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे मिलेगा सर $3000। और अब मेरा जो इरिकवरेबल डेट है वो कितना हो जाएगा, वो मेरा एक्सपेंस हो गया अब $1000। रीजन मैंने इसे क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल, कि उधार मेरा जो डूब गया उसे मैंने बैड डेट्स यानी इरिकवरेबल डेट का नाम दे दिया, कि उधार अब मुझे नहीं मिलेगा $1000, ठीक है। अच्छा, ये वो उधार है जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि उधार मुझे नहीं मिलेगा, तो एक्चुअली अब मुझे कितना उधार मिलेगा सर, अब आपको मिलेगा $3000 का उधार, यानी मेरा इस वक्त जो ट्रेड रिसीवेबल है, मैं माइंड में रखूँ इस बात को कि मुझे $3000 ही मिलेंगे, और मैं श्योर हूँ इस बात पे क्योंकि एक कस्टमर वाकई भाग गया है, सही है, बैंकरप्ट हो गया, बातचीत हो गई है, भाग गया, तो अब मुझे मिलेंगे $3000। तो इस वक्त मेरा प्रोविजन कुछ भी नहीं है, यानी डाउटफुल कुछ भी नहीं है, मैं श्योर हूँ कि 1000 डूबेंगे, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। It is decided to create a provision for doubtful debts equal to 10% of trade receivable। इसके मायने क्या है, आइए जरा आपको समझाता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा उधार है इस वक्त, जो भी मेरा इस वक्त उधार है, उसमें से भी मजीद पैसा डूबने वाला है। जो डूब गया वो तो डूब गया, इसके अलावा भी अभी 3 कस्टमर्स बाकी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 कस्टमर्स भी मुझे पूरा पैसा देते हैं। तो मैं डाउटफुल हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे थोड़ी सी शक व शुबात मेरे दिल में मौजूद है कि जो $3000 मेरे कस्टमर के ऊपर बाकी है, तो उसमें से भी हो सकता है कि मेरा कुछ अमाउंट डूबेगा। श्योर नहीं हूँ, बस अंदाज़ा है कुछ अमाउंट डूबेगा। कैसे अंदाज़ा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के ही अंदाज़ा लगा जाता है। हम पिछले अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, पिछले मंथ के, पिछले ईयर्स के पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि यार हर महीने कुछ ना कुछ पैसा हमारा डूबता भी है, एक्चुअली डूबने के बावजूद भी कुछ ना कुछ और डूब जाता है। तो उसके लिए पहले से मैं तैयारी करके बैठ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोविजन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या ये उधार मेरा एक्चुअली डूब गया है, तो इसका जवाब है नहीं, सही। तो इसके लिए मेरा उधार क्या, मेरा पैसा क्या होने वाला है, अभी डूबने वाला है, सही। मेरा उधार अभी डूबा नहीं है, मेरा उधार अभी डूबने वाला है। मुझे डाउट है कि मेरा ये उधार डूबने वाला है। अगर डूबने वाला है तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए सर एक्सपेंस है, मेरा नुकसान होने वाला है, मेरा खर्चा होने वाला है। और एक्सपेंस हम सारे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम एक्सपेंस सारे ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि सारे एक्सपेंसेस उठ के चले आते हैं कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में। तो ये भी मेरा एक एक्सपेंस है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस अभी होने वाला है, फ्यूचर एक्सपेंस है। सर जी अब हुआ नहीं तो अभी से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूडेंस की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि आप कभी भी अपने एक्सपेंस को और कभी भी अपने एसेट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे भाई। जैसे आपको ओवर एस्टिमेट, एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और एसेट को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपका कोई खर्चा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए, यानी उसे लिख लीजिए कि हाँ ये मेरा खर्चा होने वाला है। क्यों सर,
वो इसलिए क्योंकि अगर आपने वो खर्चा लिखा नहीं तो आपके माइंड में भी नहीं रहेगा कि ये खर्चा होने वाला है। जब वो खर्चा लिखेगा नहीं, माइंड में नहीं रहेगा, तो आप उसकी तैयारी भी नहीं करेंगे, यानी उसके लिए पैसे भी जमा नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले से वो खर्चा अगर होने वाला है तो उसकी तैयारी कर लीजिए भाई, यानी उसको लिख लीजिए। तो ये खर्चा हमारा आज नहीं, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं, तरसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी ये खर्चा हमारा होने वाला है। तो होने वाला है तो इसीलिए इसे आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, यानी कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस हो, कोई भी फ्यूचर लाइबिलिटी हो, उसे आप आज ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसीलिए हमने इस एक्सपेंस को, जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है शायद, और होगा भी नहीं होगा ये भी नहीं पता, बहरहाल तो अंदाजा है कि शायद ये होगा, तो इसको आप आज ही अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है। और मेरा ट्रेड रिसिबल, मेरे ट्रेड रिसिबल पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या मेरा ट्रेड रिसिबल डिक्रीज हो गया? नहीं सर, अभी डिक्रीज नहीं हुआ है, तो इसे मैं ट्रेड रिसिबल के नाम से नहीं लिख सकता, इसे मैं लिखूंगा प्रोविजन के नाम से। सही है, जो मेरा भी 10% पैसा डूबने वाला है, अभी मेरा पैसा डूबा नहीं है, जब तक डूबे नहीं तब तक मैं ट्रेड रिसिबल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर डूब जाता वाकई तो मैं कहता कि हाँ जी, मेरे ट्रेड रिसिबल में से ये पैसा डूब गया, खत्म हो गया। लेकिन ये पैसा मेरा डूबा नहीं है, तो इसे मैं अपने रिसीवेबल में से अभी माइनस नहीं कर सकता, यानी अपने ट्रेड रिसिबल में से कम नहीं कर सकता। अभी भी मेरा उधार 3000 ही है, अगर मैं उसमें से 3000 में से फॉर एग्जांपल ये पैसा निकाल के कुछ पैसे लिख दूं, तो इसका मतलब मेरा ट्रेड रिसिबल और कम हो जाएगा, जो कि अभी कम हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने ट्रेड रिसिबल में से इसे माइनस फिलहाल नहीं कर सकता। तो फिर क्या करूं? तो फिर इसके लिए अलग से आप प्रोविजन बनाकर रख लीजिए, यानी इसके लिए अलग से तैयारी कर लीजिए कि ये पैसा भी डूबने वाला है, डूबा नहीं है, डूबने वाला है। तो प्रोविजन आपने क्रिएट किया। प्रोविजन क्या है? आपके एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। इससे आपका एसेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपका प्रोविजन तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस प्रोविजन की वजह से आपका ट्रेड रिसिबल क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। अभी डिक्रीज हुआ नहीं, अभी होने वाला है। तो हमने भी पढ़ा था कि आपको लगता है कि आपका कोई एसेट अगर डिक्रीज होने वाला है फ्यूचर में, तो उसे अभी से डिक्रीज करके रख लीजिए, यानी कि अपने एसेट को ओवर एस्टिमेट ना करें, ओवर एस्टेट ना करें। तो जैसे आपका एसेट डिक्रीज होने वाला है उसे भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस डूबने की वजह से बिल्कुल हमारा ट्रेड रिसिबल जो है वो डिक्रीज होने वाला है। तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होने वाला है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर, और मेरा एसेट डिक्रीज होने वाला है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पर, ठीक है। क्या मेरे ट्रेड रिसिवेबल पे एक्चुअली कोई इफेक्ट पड़ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं सर। मेरा ट्रेड रिसिवेबल अभी भी एक्चुअली 3000 ही है। सही है, 4000 की सेल की थी, 4000 में से 1000 एक्चुअली डूब गए, तो इस वक्त जो मेरा ट्रेड रिसिवेबल है वो है एक्चुअली $3000। तो मैं अपने 3000 के जो बैलेंस है इसमें से कुछ पैसा मैं अंदाजा लगाता हूँ कि शायद डूबने वाला है, ठीक है। अच्छा, इरिकवरेबल डेट मेरा ये 1000 इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं आप, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मेरा एक इरिकवरेबल डेट होगा 1000, इसे मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अच्छा, अब जो मेरा उधार है $3000, इस $3000 में से भी 10% अमाउंट मेरा जो है वो डूबने वाला है। तो 3000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूँ तो कितना अमाउंट डूबने वाला है? $300। ये डूबा नहीं है अभी, अभी मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये अमाउंट मेरा जो है वो डूबने वाला है, ठीक है। अब जब डूबने वाला है तो क्या मैं अपने ट्रेड रिसिबल में से इसे माइनस कर दूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर ये बैड डेट होता, यानी इरिकवरेबल डेट होता, यानी डूब चुका होता, फिर तो मैं माइनस कर देता अपने एसेट में से, जैसे मैंने यहाँ किया। 4000 में से 1000 माइनस किया, 3000 बैलेंस रह गया। लेकिन ये पैसा क्योंकि अभी डूबा नहीं है, श्योर नहीं हूँ मैं, तो इसीलिए इसे मैं अपने उधार में से माइनस नहीं कर सकता, यानी कस्टमर के उधार में से ये पैसा भी माइनस करना मुनासिब नहीं है। माइंड में रखे डूबने वाला है, अलग से कहीं लिख के रखें, लेकिन डायरेक्ट माइनस कर देना, यानी फॉर एग्जांपल मुझे आपसे पैसे लेने, सब समझिएगा, आप टाल मटोल कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आपका उधार काट दूं क्या? अगर मैंने आपका उधार ही रिमूव कर दिया तो मेरी बुक्स में आपका रिकॉर्ड ही नजर नहीं आएगा। जब रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा तो मैं आपको तंग भी नहीं करूंगा, भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो। तो आपका रिकॉर्ड काटना नहीं है, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल बराबर रखना है कि आपसे मुझे पैसे लेने। हाँ, उसके ऊपर स्टार बना दूं या उसके लिए कहीं ना कहीं नोट करके लिख लूं कि भाई ये उधार जो है शायद डूबने वाला है, यानी उसके लिए तैयारी भी कर लूं और वो उधार खत्म भी ना करूं। तो यही बात यहाँ पर है कि ट्रेड रिसिबल में से ये 300 अभी खत्म नहीं हुए, तो अपना ट्रेड रिसिबल आप पूरा शो करेंगे $3000, और वो 300 जो अभी डूबने वाले हैं उसके लिए कोई अलग से तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्रोविजन बना लिया अपना, ठीक है। प्रोविजन मैंने कितने से बना लिया? $300 से। प्रोविजन मेरा कहाँ पे आ गया? क्रेडिट साइड पर। ये मैंने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड पर। ये प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजन मेरे एसेट को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि इसको मैं यूं लिखूंगा कि मेरा ट्रेड रिसिबल कितना है? $3000, उसमें से शायद $300 डूबेंगे, ये मैं अलग से लिखूंगा, ठीक है। अभी डूबे नहीं है, ये मैं अलग से लिखूंगा, $300 शायद मेरे अभी डूबेंगे। तो इसे मैंने प्रोविजन को कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड पर। तो प्रोविजन मेरे आ गया मेरे अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। क्यों? क्योंकि मेरे एसेट को डिक्रीज करने वाला है, अभी डिक्रीज हुआ नहीं, ये मेरे एसेट को डिक्रीज करने वाला है, तो ये आ जाएगा मेरे क्रेडिट साइड पर। तो प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया? $300। ये इसका बैलेंस शीट हो गया और ये इसका बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब प्रोविजन जरा गौर से समझते हैं। 2021 में मेरा ट्रेड रिसीवेबल था 10,000,
सही है भाई। प्रोविजन जब आपका इंक्रीज होगा, प्रोविजन आप समझ लीजिए कि ये एक मेरा गुल्लक है, पिगी बैंक जिसे आप कहते हैं। जैसे ही इस गुल्लक में मैं पैसा जमा करूंगा, ये रिकॉर्ड कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड पर, ठीक है। गुल्लक में जैसे ही मैं पैसा जमा करूंगा तो इसे मैं कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, क्रेडिट साइड पर। और जैसे ही इस गुल्लक में से मैं पैसा उल्टा करके निकालता हूँ, कभी आपने गुल्लक में से उल्टा करके पैसा निकाला है? नहीं निकाला, हमने तो बहुत निकाला है। तो उल्टा करके जैसे ही मैं इसमें से पैसा निकालूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रोविजन मेरा डिक्रीज होगा, ये कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक। ओके। तो 2021 में मेरा ट्रेड रिसीवेबल था 10,000। मैंने अंदाजा लगाया कि इसमें से 10% अमाउंट मेरा जो है वो डाउटफुल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 10,000 का 10% कैलकुलेट करूँ, कितना बनता है, $1,000। तो 1,000 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोविजन। इससे मेरा प्रोविजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी मेरा, मैं 1,000 में डूबने वाले, क्या करूँ सर, 1,000 डूबने वाले, एक काम करें, गुल्लक में पैसा जमा कर लेते हैं 1,000। तो ये एक्चुअली जमा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं अपने इस गुल्लक में आया, प्रोविजन प्रोविजन मेरा गुल्लक है, इसे मैंने तैयारी कर ली। अब मैंने देखा मेरा गुल्लक तो खाली पड़ा हुआ है, इसमें मुझे कितने पैसे जमा करने हैं, 1,000। तो मैं इस गुल्लक में 1,000 डालूंगा। जैसे मैं प्रोविजन में 1,000 डालूंगा, इस गुल्लक में 1,000 डालूंगा, तो मेरा गुल्लक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1,000 से। जैसे ही आपका प्रोविजन इंक्रीज हो जाए, उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए, क्रेडिट साइड पर। तो 2021 में मेरा प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा $1,000 से। और क्योंकि ये पैसा मेरा डूबने वाला है, एक्सपेंस होने वाला, तो एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 2021 का बैलेंस सीडी, ये टोटल हो गया। और यही 2022 का, ये ईयर लिखा हुआ है, 2022 का हो गया ये मेरा बैलेंस पीडी, ठीक है। यानी इस वक्त मेरे गुल्लक में $1,000 जो है वो जमा रखे हुए हैं। अगर ये उधार मेरा डूबता है तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि मैं $1,000 डूबने के लिए पहले से प्रिपेयर हूँ, ठीक है। अब आते हैं 2022 पर। 2022 में मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो गया 25,000। पहले पिछले साल 10,000 था, अब मेरा उधार बढ़कर हो गया 25,000। अब भी वही है कि मेरे 10% अमाउंट जो है इसमें से डूब जाएंगे, 10% पैसे मेरे इसमें से डूब जाएंगे। तो 25,000 का अगर 10% कैलकुलेट करूँ, कितना बनता है, ये 2,500। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे गुल्लक में लाजमी तौर पर इस वक्त $2,500 होने चाहिए। पिछले साल के कितने जमा रखे हुए थे इसमें, सर 1,000 जमा रखे हुए थे। अगर पिछले साल के से भी इसमें 1,000 जमा रखे हुए थे और अभी मुझे लगता है कि 2,500 डूबने वाले, तो भाई गुल्लक में 2,500 होने चाहिए। तो क्या करूं सर, आप इसमें 1,500 और डाल दीजिए, $1,500 आप इसमें और डालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पिछले साल के 1,000 पड़े हुए, मुझे चाहिए गुल्लक में सिर्फ 2,500, 2,500। तो मैं अपने गुल्लक में जाकर, इस प्रोविजन के गुल्लक में जाकर 1,500 और डालूंगा। जब इसमें और डालूंगा तो गुल्लक में पैसा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रोविजन इंक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, मुझे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना। तो फिर आ जाऊंगा मैं अपने प्रोविजन के क्रेडिट साइड पर। पिछला बैलेंस 2021 का बैलेंस जो यहाँ पर आया था वो कितना था, $1,000। अभी कितना डाला मैंने, 1,500 डाला, तो प्रोविजन इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड पर आ गया। टोटल करूँ तो कितना बनता है, 2,500। यहाँ पर भी आ गया 2,500। और इस वक्त मेरे गुल्लक का जो बैलेंस सीडी शो हो रहा है वो कितना है, वो है 2,500। यानी कि मैं तैयार हूँ $2,500 डूबने के लिए। मैंने उसके लिए पहले से तैयारी की हुई है। और वही बैलेंस मेरा अब कहाँ चला गया, 2023 में भी चला गया, ठीक है। अब आते हैं 2023 पर। 2023 में मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कम हो गया 20,000। यानी इस वक्त मुझे अपने कस्टमर से $20,000 लेने हैं। प्रोविजन वही है 10%। तो अब मेरा जो उधार डूबेगा वो कितने में से डूबेगा, क्या वो 25,000 में से मेरा उधार डूबेगा? तो इसका जवाब है नहीं सर। अब आपका उधार सिर्फ $20,000 में से डूबेगा। तो 20,000 जो मेरे डॉलर्स है उसके अगर 10% का कैलकुलेशन करूँ मैं, तो इसका मतलब मेरे $2,000 जो है वो डूबने वाले हैं। तो मेरे गुल्लक में भी कितने होने चाहिए, $2,000 ही होने चाहिए। अब $2,000 जब मैं डालने गया तो मैंने देखा, उल्टा करके मैंने गुल्लक को देखा, थोड़ी आंख तिरछी करके, तो देखा भाई गुल्लक में $2,500 तो पहले से पड़े हुए, और मुझे उसमें चाहिए कितने, मुझे उसमें चाहिए सर सिर्फ $2,000 चाहिए। तो क्या अब मैं गुल्लक में पैसा डालूंगा? तो इसका जवाब है नहीं सर। आपके गुल्लक में अगर $2,500 पड़े हुए और आपको उसमें अगर 2,000 चाहिए तो 2,000 ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखें, उससे कम नहीं रखें। तो फिर मैं अब अपने गुल्लक को उल्टा करूँगा, माचिस की तीली लेकर आऊँगा और माचिस की तीली से या किसी भी ट्विज़र वगैरह से उस $500 को निकाल लूँगा। ऐसा अपने बचपन में बहुत किया, गुल्लक में से पैसे बहुत निकाले, बिना तोड़े गुल्लक को पैसा निकालते थे। तो उस $500 को मैं उस गुल्लक में से वापस निकाल लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ $2,000 ही उसमें मुझे चाहिए, ज़रूरत उतनी है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, उससे कम ना रखें। तो बाकी $500 मैं गुल्लक में से अब निकाल रहा हूँ। निकालने का मतलब हो गया कि मेरा गुल्लक जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा $500 से। और जैसे ही आपका प्रोविजन डिक्रीज हो जाए उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दीजिएगा, डेबिट साइड पर। तो अब मैं अपने प्रोविजन को रिकॉर्ड करूंगा $500 से डेबिट साइड पर। पिछला बैलेंस कितना था, 2,500। अभी मैंने क्या कर दिया, 2023 में डेबिट कर दिया $500 से, वो ये रहा। तो 2,500 में से अगर 500 यहाँ पर डेबिट हो गया तो ये माइनस हो जाएंगे। तो इस वक्त मेरा जो बैलेंस सीडी शो होता है वो कितना शो होता है, वो शो होता है 2,000।
ठीक है। अब यही बैलेंस सी डी जो है वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, 2000 में 2024 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा बैलेंस बी डी 2000। यानी इस वक्त जो मेरा गुल्लक है, उस गुल्लक का जो मेरा बैलेंस है वो है $2000। यानी मेरे गुल्लक में इस वक्त जो है वो $2000 जो है वो तैयार रखे हुए हैं, यानी कि मैं प्रिपेयर हूँ कि मेरे $2000 जो है वो डूबने वाले हैं। अगर इन केस फ्यूचर में डूब जाते हैं तो मैं परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने माइंड में रखकर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं गुल्लक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो रहे हैं कि हाँ मेरे 2000 डूबने वाले। जब 2000 में, जैसे मिसाल के तौर पर कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल कितना है 20,000, तो मैं तैयार हूँ कि 20,000 में से 2000 डूबेंगे भाई, मैं तैयार हूँ। यानी मुझे मिलेंगे कितने, $18,000 मिलेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे इतने ही मिले, हो सकता है मुझे 19,000 मिल जाए, हो सकता है मुझे 17,000 भी मिले, लेकिन मैं तैयार हूँ कि नहीं भाई 20,000 में से $2,000 लाजमी तौर पर डूबेंगे, तो मुझे एक्चुअली मिलेंगे $18,000। मैं इस बात के लिए प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ। अब उसी हिसाब से मैं अपनी प्लानिंग करूंगा, उसी हिसाब से मैं अपने डिसीजंस करूंगा, सही, और उसी हिसाब से सारे मामलात में कारोबार के आगे लेकर चलूंगा। तो ये था हमारे पास प्रोविजन के हवाले से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। छोटा था नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बहुत बड़ा है। और जब आप आगे चलेंगे एएस में तो ये वहाँ पर भी इंशाल्लाह डिस्कस होगा तफसील से। तो फिलहाल ये हमने बात की अभी प्रोविजन की। अब ये ज़्यादा बेहतर हमें बातें उस वक्त समझ में आएगी जब आप सवाल करेंगे। तो फिलहाल आपको ये जहन में रखना है कि जब इरिकवरेबल डेट होता है तो क्या क्या इंक्रीज होती है, यानी किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, और जब प्रोविजन बनाते हैं हम तो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डेबिट और क्रेडिट होती है। बस इसको अच्छे तरीके से जहन में रख लीजिए, फिर जब सवाल आएगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।